बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। 8 फरवरी का खौफ हुकूमत के सर पर चढ़ के बोल रहा है और ये अब नज़र आ रहा है। देखें, गुज़िश्ता साल इन्होंने जो कुछ भी किया, पहले तो इन्होंने इश्तिहारात लगा दिए। ज़रा ये देखें आप, ये जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब को इन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया था क्योंकि इनके पास बेचने के लिए एक ही ब्रांड था और इन्हें लगता था कि ये नवाज शरीफ को बेचेंगे और इन्हें पाकिस्तान में वोट मिल जाएंगे। जब नवाज शरीफ को ये महात्मा बनाकर पाकिस्तान लेकर गए थे बरतानिया से, तो ऐसा शो किया था कि हेलीकॉप्टर को सल्यूट हो रहे हैं, नीचे खड़ी कुछ औरतें रो रही हैं। इन्होंने कुछ मनाजिर बनाए थे। मियाँ साहब ने आगे कबूतर उड़ा दिए। एयरपोर्ट के ऊपर भी उनका जो है बायोमेट्रिक करवा लिया गया। ये वही बायोमेट्रिक है जिसके चक्कर में इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया। 9 मई पे इमरान खान साहब जब हाई कोर्ट में मौजूद थे तो वहाँ जिस तरीके से उनके गिरेबान में हाथ डाला गया, जैसे तोड़ फोड़ की गई और गैर कानूनी तौर पर उनको अगवा किया गया, वही बायोमेट्रिक जब नवाज शरीफ का करना था तो एयरपोर्ट के ऊपर मशीन ले जाई गई और सामान ले जाया गया। अमला वहाँ पे पहुँचा। बहरहाल नवाज शरीफ के लिए सब कुछ करके देख लिया। अखबारों में इश्तिहारात भी पहले ही छप गए पूरे पूरे सफ़े के और उन पर लिखा गया कि जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ यानी बन चुके हैं पहले ही। और ये आज ही का दिन था जब छपे थे 2 दिन पहले। तो आप ये देखें कि उसके बाद नवाज शरीफ साहब की कैसी दुर्गत बनी। बल्कि ये गुलूकार है मलकू, इसकी बात आप सुने, आपको समझ आएगी कि मियाँ साहब आज कहाँ खड़े हैं। ये सुने ज़रा मलकू क्या कह रहा है। मलकू कहता है मैंने नवाज शरीफ के लिए 3-4 गाने गाए हैं, अब वो चले ही नहीं तो इसमें मेरा क्या कसूर है। बात यह है कि मलकू के ऊपर पंगा ये पड़ गया कि उसने कैदी नंबर 804 के लिए गाना गा दिया। गाना भी नहीं गाया, उसका एक गाना था, उसका एक शेर जो है वो उसने कैदी नंबर 804 के बारे में गा दिया। वो गाना उसका इतना मकबूल हुआ कि पाकिस्तान का नंबर 1 गाना बन गया। पूरी दुनिया के अंदर वो चलना शुरू हो गया। मलकू ज़मीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुँच गया। अब जहाँ मलकू जाता था लोग कहते थे ये गाना गाओ। फिर मलकू जो है उससे एक ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गा के थी। ये दुनिया की तारीख की पहली एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो गा कर की गई और उसमें मलकू ने फिर एस्टेब्लिशमेंट के हक़ के अंदर, फ़ौज के हक़ के अंदर बैलेंस करने की कोशिश की कि जनाब मैं इमरान खान के लिए नहीं सिर्फ गाता, मैं इधर भी गा रहा हूँ। तो उसी गाने के अंदर मज़ीद शेर शामिल करवाए गए, लेकिन वो इतने मशहूर नहीं हुए। इमरान खान साहब वाला मामला जो है वो बहुत मकबूल हो गया। तो नवाज शरीफ साहब को लाया गया, फार्मूला नाकाम हो गया, इश्तिहार छपवाए गए, फार्मूला नाकाम हो गया। मलकू को चाहिए कि ज़रा दिल से गाए, मियाँ साहब के लिए बार बार गाए, शायद कोई गाना जो है वो मशहूर हो जाए। असल में जब सौदा ही अच्छा ना हो तो बिकेगा कैसे। यानी आप जितनी मर्जी अच्छी रेडी रखें, जितना मर्जी अच्छा उसको सजा दें, सफाई सुथराई करें, बड़ा माहौल आप बना दें, उसके ऊपर आपका खाना ही ठीक ना हो तो कौन खाएगा। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ये वो वाला सौदा है जो हुन नहीं बिकना। और उसकी वजह यह है कि मियाँ साहब ने अपने आसपास इतनी ज़्यादा पॉलिश लपेट ली है कि अब गुजरने वाले को भी कुछ और दिखाई नहीं देता। अच्छा जी, इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त भी नहीं मिल रही। अब ये सारी चीज़ें आप इकट्ठी करना कि हुकूमत कितना डर रही है 8 फरवरी के एहतजाज से। ना सिर्फ हुकूमत डर रही है बल्कि एस्टेब्लिशमेंट भी डर रही है जिन्होंने ये सारा गंद मारा है। यानी फॉर्म 45 के मुताबिक जो असली फॉर्म 45 लेके दौड़ गए थे वो तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे। ये तो फॉर्म 47 जाली उन्होंने जारी करवाए ज़बरदस्ती आर से कह के। और आर भी जो है वो इन्होंने अदालतों से लेने की बजाय, जुडिशरी से लेने की बजाय ब्यूरोक्रेट लिए। और अगली दफ़ा तो मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन में अगर ये जुडिशरी से भी आर लेंगे ना फिर भी इनका काम बन जाएगा। उसकी वजह पता क्या है, जुडिशरी का भी इन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कर दिया है। लेकिन एतजाद अहसन साहब ने एक बात की है, मेरा बीच में उनकी भी बात आ गई। एतजाद अहसन साहब ने यह कहा कि एक वक्त आएगा, और ये बड़े सीनियर लॉयर हैं, ये मुख्तलिफ तहरीकों का हिस्सा भी रहे हैं एतजाद अहसन साहब, और बड़े ज़ीर का आदमी है। तो एतजाद अहसन साहब कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जितने जजेस आ रहे हैं ना, जैसे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बहुत सारे जजेस आ गए थे, रातों रात ही आ गए थे, PCO जजेस बन के लिस्टें बनी, ये ले आओ वो ले आओ, वो आ गया, ये वफादार है इसको भी कर लो, तो PCO जजेस आ गए थे। तो इनको तशबीह दे रहे हैं एतजाद अहसन साहब, ये जो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जजेस आ रहे हैं ये बिल्कुल वैसे ही फारिग हो जाएंगे और निकाले जाएंगे जैसे PCO जजेस निकाल दिए गए थे एहतजाज के नतीजे में, और ये एक दिन निकल जाएंगे। ये एतजाद अहसन साहब ने दावा किया है। बहरहाल इमरान खान साहब से मुलाकातें भी अब नहीं करने दी जा रही। इमरान खान साहब के कारकुनों को या उनके लोगों को या उनके लीडर्स को, नौजवान वहाँ पे फिर मौजूद थे। मैंने वहाँ पे देखा सुहेल अफरीदी को, मैंने वहाँ पे देखा शाहिद खटक को, फैसल चौधरी साहब गए, फैसल चौधरी साहब को भी नहीं मिलने दिया गया, हालांकि वो इमरान खान साहब के वकील हैं। लेकिन अब पहले इंतज़ार हुसैन पंजूता साहब, क्योंकि वो बाहर आके इमरान खान का पैगाम देते थे, उनको अगवा कर लिया, उनको ज़ुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया, क्या हालत कर दी उनकी। लेकिन वो बंदा बाहर निकला, वो कैसा ज़बरदस्त आदमी है, वो फिर अपने काम के ऊपर उसी तरह डट के खड़ा है।
तो ये लोग हार मानने वाले नहीं है। उसके बाद जनाब नईम पंजू था, वो बाहर आके चीज़ें बताते थे, उनकी भी मुलाकातें बंद करवा दी। उसके बाद इमरान खान साहब की बहनें जो पैगाम लेकर आती थी, उनको भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बंद कर दिया जेल के अंदर। इमरान खान साहब की एहलिया जो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही थी सारी पार्टी के दबाव के बावजूद, उनको उठा के दोबारा जेल में बंद कर दिया। अब फैसल चौधरी साहब ने जब बाहर आके हकायक बताना शुरू किए तो जनाब फैसल चौधरी साहब के ऊपर भी पाबंदी लगा दी। तो फैसल चौधरी साहब का जो है वो काफ़ी गुस्से में वो वहाँ बोले और उन्होंने इस ज्यादती के ऊपर आवाज़ उठाई है, ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाई। सबको उठानी चाहिए आवाज़। ये नौजवान वहाँ पे खड़े हैं, बहुत सारे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन किसी को भी इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। हालांकि इन सब की मुलाकातें तय हैं, लेकिन इन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। वजह यह है कि ये सब ये जानते हैं कि इमरान खान साहब से मिलके जो जाएगा ना, उसको एनर्जी मिल जाएगी, वो मजीद चार्ज हो जाएगा, वो जाके और बंदे इकट्ठे करेगा, लोगों को जाके पैगाम सुनाएगा और उसके बाद लोग ज़्यादा बड़ी तादाद में निकलेंगे। तो 8 फरवरी को पाकिस्तान में जो भी होने जा रहा है, इससे मौजूदा हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। और लाहौर के जलसे के हवाले से भी इजाज़त नहीं मिल रही। लाहौर हाई कोर्ट ने फाइनली ये कह दिया कि जनाब आप इजाज़त दें या ना दें, फैसला करें फटाफट, ताकि इनके पास ऑप्शन तो रहे ना अपील में जाने की या कुछ और करने की। तो हाई कोर्ट के अंदर तो मामला जब जाता है लाहौर में, तो अब तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वाला मामला ही है। नए जजेस भी वहाँ पे लाए जा रहे हैं, जिस तरह से और जिस निज़ाम के तहत लाए जा रहे हैं वो भी आप जानते हैं। जिस तरह सिंध हाई कोर्ट के अंदर जजेस लाए गए, पेशावर में लाए गए, और जिस तरह अब लाहौर में लाए जा रहे हैं, जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ हुआ, ये सारी चीज़ें बड़ी अजीब हो रही हैं। पाकिस्तान में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि डिक्टेटर मौजूद नहीं है, यानी सामने दिखाई नहीं दे रहा डिक्टेटर कि जनाब ये डिक्टेटर आ रहा है, ये डिक्टेटर जा रहा है, वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन डिक्टेटरशिप पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट ने पीछे से बैठकर कभी इस मुल्क को इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं किया था जितना अब कर रही है। यानी मार्शल लॉ के दौर में भी डिक्टेटर्स को शर्म आती थी जो काम करते हुए, जो इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हुक्मरानों से करवा रही है। और मौजूदा हुक्मरान जो है वो अपने मुंह पे गूं और गोबर लपेटते जा रहे हैं, अपने ऊपर बदनामी लेते जा रहे हैं, अपना दामन दागदार करते चले जा रहे हैं। ये तारीख लिखी जा रही है। कल को ये कैसे जवाब देंगे आने वाली नस्लों को, जब इनके साथ जोड़ा जाएगा जनाब इन्होंने ये वाली तरमीम की थी, जब जोड़ा जाएगा इन्होंने जनाब ये वाला काम किया था, इन्होंने फौजी अदालतें बनवाई थी, इन्होंने इतने हज़ार जो हैं वो सिविलियंस उठा के जेलों में बंद कर दिए थे, इन्होंने इतने झूठे मुकदमात बनाए थे, इन्होंने इतने सहाफ़ी लापता करवा दिए थे जबरी तौर पे, इन्होंने ऐसा जुल्म जबर और फस्तायत की कि बेशुमार लोग पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गए थे, और इन्होंने सियासी कारकुनों से ज़बरदस्ती प्रेस ये सारे गुनाह नवाज शरीफ, जरदारी, MQM और ये जितनी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त जत्था बैठा हुआ है ना, ये सारे इनके दामन के ऊपर दाग लग रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं पाकिस्तान अब बाशऊर हो चुका है। पाकिस्तान के नौजवानों को बहुत सारी चीज़ें अब पता है जिनके बारे में पहले वो तवज्जो नहीं देते थे। तो ये बदनामी इनके गले में पड़ गई है और इन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। बहरहाल लाहौर के जलसे की इजाज़त ना भी हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है जी कि हमने तो जलसा करना है, ये इजाज़त दें या ना दें। जुनैद अकबर साहब ने बताया कि जलसे के इंतजामात के लिए हमने जिस कंपनी को कहा था, यानी जिन्हें हमने वली सन्स को इन्होंने दी थी ये सारे इख्तियारात कि आप जलसा गाह तैयार करें और स्टेज वगैरह बनाएं और लाइटिंग का होता है, जनरेटर्स का होता है, ये सारे इंतजामात जलसे के बारे में किए जाते हैं। तो डीजे वली सन्स जिसको स्वाबी जलसे के इंतजामात के हवाले से जिम्मेदारियाँ दी गई, शेख वकास अकरम ने भी बताया और जुनैद अकबर ने भी बताया कि रात को इसके घर पर छापा मारा गया और पंजाब पुलिस को कह रहे हैं जी वो शर्म कर लें आप, ये आप क्या हरकतें कर रहे हैं, जलसा उन्होंने उधर करना है, यहाँ पे उनके घरों पे छापे मार रहे हैं। जुनैद अकबर ने कहा जी हमें अगर मजबूर करेंगे तो फिर हम अपने इस जलसे को एहतजाज के अंदर बदल देंगे, फिर हम किसी और तरीके से आएंगे। तो वो भी साथ साथ हुकूमत को धमकियाँ लगा रहे हैं कि जनाब बाद आ जाओ। गंडापुर साहब को भी स्टेटमेंट आ गया 8 फरवरी के हवाले से। गंडापुर ने कहा जी इस दिन यौम स्याम मनाएंगे और भरपूर एहतजाज हम करेंगे। 8 फरवरी को जिस तरह मैंडेट चोरी किया गया, 1971 से पहले भी इसी तरह डाका डाला गया और मुल्क टूट गया। देखिए 1971 की मिसाल सब दे रहे हैं 8 फरवरी को लेकर। जो 1971 में हुआ वो एक बहुत बड़ा डाका था जो पाकिस्तानियों के मैंडेट पे डाला गया, जिसके नतीजे में जो याह्या खान ने अपनी मर्जी के लिए डाला था, तो उसके नतीजे में आप देखें ना क्या हुआ। उसके नतीजे में ये हुआ कि मुल्क ही टूट गया। और 8 फरवरी 2024 को जो डाका डाला गया ये उससे बड़ा डाका है, सीटों का फर्क उससे बहुत ज्यादा है। एक तरफ 17 सीटें जीतने वाले को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया और 180 सीटें जीतने वालों को दीवार के साथ लगा दिया और उनकी आधी नशिस्तें छीन भी ली और उनकी मखसूस नशिस्तें उनको दी भी नहीं।
यानी 2/3 अक्सरियत से ज्यादा जो पार्टी इलेक्शन जीती है उस पार्टी को आज भी दीवार के साथ लगाया हुआ है। तो इससे बड़ा कोई गुनाह हो नहीं सकता जो पाकिस्तान की तारीख में हुआ हो। नाज़रीन, पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसने बुज़दिली के रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। एक तरफ तो मोहसिन नकवी की गलती ने जो चाइना के सामने बेइज्जती करवाई है कि अब चीन को मनाने के लिए यहाँ से सदर भी गया, यहाँ से जाना पड़ा पाकिस्तान से डिप्टी वज़ीर आज़म को, इसहाक डार को, और बाकी लोग भी गए, मोहसिन नकवी भी, ये सारे वहाँ पे मौजूद हैं। अब एक मोहसिन नकवी की हरकत जो है इसके ऊपर कुछ लोगों का ये दावा कर रहे हैं कुछ लोग कि डेलिबरेटली मोहसिन नकवी ने उस मुलाकात में शिरकत की थी। वो सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए करना चाह रहे थे कि देखिए हम आपको राज़ी करने के लिए एंटी चाइना प्रोग्राम में भी जा सकते हैं। तो चाइना को इस बात के ऊपर बड़ी तशवीश है। और दूसरा वो ये कहते हैं पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी इदारों की जानिब से गफलत है, जिसमें उनके चाइनीज़ शहरी या जो इनके इंजीनियर्स हैं वो वहाँ पे मारे जाते हैं, तो उसके ऊपर भी उनको बहुत तशवीश है। तो ये दो मामलात के अंदर उनको मनाने के लिए यहाँ से वफद गया है। देखें इन्हें कुछ मिलता है या नहीं मिलता, ये उन्हें मनाकर ही आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। हुकूमत इतनी बुज़दिल है कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी नहीं ले पा रही। मैं ज़रा आपको इनका बयान पढ़ के सुनाता हूँ। एक तो रशिया ने मजम्मत की, चाइना ने मजम्मत की, यूरोपीय यूनियन के कई ममालिक ने मजम्मत की, दुनिया भर से मजम्मत के बयान आता है। सऊदी अरब ने और दीगर अरब ममालिक ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को जो है वो रद्द कर दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बयान पे एक लफ्ज़ बोलने की जुर्रत पाकिस्तान के हुक्मरानों को नहीं हुई। आप देखें ये कैसे बेशर्म लोग हैं और कैसे बुज़दिल लोग हैं कि ये ज़बानी कलामी तो फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। ज़बानी कलामी तो ये लोग कहते हैं कि इसराइल ज़्यादती कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली आकर उनके साथ ये कभी भी खड़े नहीं हो सकते। यानी जो दफ्तर खारजा ने बयान जारी किया, जरा पहले आपको वो पढ़ के मैं सुना देता हूँ। अच्छा जी, दफ्तर खारजा का बयान, फ़लस्तीन पर कायदे आज़म के दौर से पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह है। शफ़क़त अली ख़ान ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि हमने अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट समेत मुतअद्दिद अमरीकी हुकाम के गज़ा पर बयानात देखे हैं। जी हमने देखे हैं जी बयानात। गज़ा पर हमारा अपना एक मौक़िफ़ है। गज़ा हमारी ब्रीफिंग का बाकायदा हिस्सा रहा है। कायदे आज़म के दौर से हमारी पोजीशन फ़लस्तीन पर वाज़ेह है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद की हमायत जारी रखेगा। उन्होंने कहा जी कि अवाम की मुंतकली नामुनसिफ़ाना, तकलीफ़देह और तशवीशनाक है। गज़ा से कैदियों की मुंतकली के हवाले से हमारे पास कोई तजवीज़ नहीं आई। फ़लस्तीनियों की ख्वाहिश के मुताबिक 2 रियासती हल के हम हामी हैं। फ़लस्तीनी जो चाहते हैं हम उसकी हमायत करते हैं। बस ख़त्म कहानी। किधर है ट्रंप, किधर है अमेरिका की मजम्मत? कहाँ पे आप कह रहे हैं कि ये हम नहीं होने देंगे या ये नहीं होना चाहिए? यानी एक टके का ये बयान नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने से इनकी टांगें कांपती हैं। ये पढ़िए इनकी खुद मुख्तारी। अभी ख्वाजा आसिफ जो है वो तिड़ तिड़ के कह रहे थे कि इमरान खान के बारे में ये होगा, तक लांगे तो ये देख लेंगे तो वो देख लेंगे। इनकी कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का रिकॉर्ड तो बिल्कुल चिट्टा है ना, साफ है कि दुनिया में कहीं से कोई बात होगी जवाब देंगे, अमेरिका को कभी जवाब नहीं देंगे। अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कभी खड़ी ना हुई ना होगी, ये बात तो आप खातिर जमा रखें। यानी आप ये देख लें कि आर्मी चीफ इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं देंगे, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नहीं देंगे, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने कभी रिकॉर्ड है किसी आर्मी चीफ ने नहीं दी, तो ये कैसे देंगे। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हमें समझ आ रही हैं कि जो लोग ये दावे करते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिसी बदल गई है फ़लस्तीन और इसराइल को लेकर, तो फिर यहाँ इशारे तो मिल रहे हैं ना। मिसाल के तौर पे कोई भी पाकिस्तान में एहतजाज करता है फ़लस्तीन के हक़ में या इसराइल के ख़िलाफ़, उस पर तशद्दुद होता है, हमला होता है, गिरफ़्तार कर लिया जाता है। पीटीवी पर उस तरह से इस मरतबा फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म और जबर के ऊपर कवरेज नहीं की गई जैसे कि हम माजी में देखते रहे हैं। फ़लस्तीन का झंडा उठाना भी पाकिस्तान में एक तरह से एक जुर्म बन गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी हत्ता के ये कहा, यानी उनके जो अक़वाम मुत्तहिदा के एंटोनियो गुतेरेस हैं, उन्होंने भी इस पर स्टेटमेंट दिया डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के मुकाबले में, और उन्होंने इसे गलत और पागलपन करार दिया कि ये चीज़ें नहीं हो सकती। अब सारी दुनिया इसको पागलपन कह रही है, भारत उन्होंने इसको गलत करार दिया। इसराइल भी खड़ा हो गया है डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के साथ। नेतन्याहू ने कहा जी ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल सही कहा, हम गजा को खाली करवाएंगे, और ये कहने के बाद उन्होंने अपनी फौज को तैयार रहने का हुक्म भी दे दिया कुछ खबरों के मुताबिक। लेकिन पाकिस्तान ने अब तक क्या किया? ना वज़ीर आज़म बोला, ना सदर बोला, ना डिप्टी वज़ीर आज़म बोला, ना वज़ीर दिफा बोला, ना वज़ीर खारजा बोला, ना नवाज शरीफ बोला, ना मरियम नवाज बोली। डोनाल्ड ट्रंप के बयान की मजम्मत करने की इनमें ज़रूरत नहीं है, आप अंदाज़ा कर लें। और पिछले दिनों से इन्होंने खप डाली हुई है कि इंज कर देंगे तो उंज कर देंगे, इनसे कुछ नहीं होना। अमरीकी इमदाद के मामले पर इनकी चीखें निकल रही हैं कि अगर आपने इमदाद बंद की तो यहाँ पर जो अफ़गान पनागुज़ीन है उनका क्या बनेगा।
अफगान पनाहगज़ीनों के नाम के ऊपर हमने 50 साल तक इमदाद खाई है, और इतनी इमदाद खाई है कि उनको हमने क्या दिया है? वो तो यहाँ खुद नौकरियां करते फिरते थे। अफगान पनाहगज़ीनों के नाम के ऊपर पाकिस्तान ने जितनी इमदाद खाई है, आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते। अमेरिका सिर्फ इसका ऑडिट कर देना कि अमरीकी इमदाद जो अफगान पनाहगज़ीनों के लिए दी गई है, पाकिस्तान ने वो कहाँ खर्च की है, इसका सिर्फ ऑडिट कर दे तो उनको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में यहाँ पे लोगों ने कितना पैसा खाया है उस इमदाद के नाम के ऊपर। एक और खबर है, खबर नहीं है, बहुत बड़ा इंकशाफ है। साले जाफर साहब जो नॉर्मली एस्टेब्लिशमेंट के वहाँ पे रहते हैं साइड पे, ये वही साहब हैं जिन्होंने जब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में नवाज शरीफ वगैरह पे सख्ती आई तो उनके घर के गंदे गंदे किस्से भी निकाल दिए थे। साले जाफर साहब, उन्होंने जेल से एक बहुत बड़ी खबर निकाली, बड़ी टॉप क्लास खबर निकाली। जेल से बहुत बड़ा इंकशाफ लेकर आए। उन्होंने कहा जी, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के मुताबिक इमरान खान ने आर्मी चीफ को कोई खत नहीं लिखा क्योंकि उसके पास कागज़ और पेंसिल ही नहीं थी। यार ये कौन सी दुनिया में रहते हैं? एक तो इमरान खान कहते हैं ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा इमरान खान कहते हैं ये कोशिश भी नहीं करते। तो ये वाकई बेचारे ऐसे ही लोग हैं। आप अंदाज़ा करें कि इमरान खान को कागज़ और पेन चाहिए खत लिखने के लिए, भाई उसके पास लोग आते हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं और वो दिमाग वाले लोग हैं। इमरान खान ने सिर्फ उनको बताना होता है कि करना क्या है और उन्होंने बाहर जाके वो कर देना होता है। तो ये ऐसे होता है। और वो कहते हैं जी ट्विटर भी इमरान खान इस्तेमाल नहीं कर रहे, जेल के अंदर फ़ोन नहीं जा सकता। भाई इमरान खान साहब का ट्विटर पाकिस्तान के अंदर से इस्तेमाल नहीं हो रहा, आप जेल के अंदर की बात कर रहे हैं। इस ट्विटर का बोझ या वजन कोई एक शख्स पाकिस्तान में नहीं उठा सकता, चाहे वो जितना मर्जी इनकलाबी हो फिर भी नहीं उठा सकता, वो बंदा ही उठाया जाएगा। तो ये ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से बाहर मौजूद है, जहां पे इसका बोझ उठाने वाले भी मौजूद हैं और वो वहां पे इमरान खान साहब का ट्वीट करते हैं। इमरान खान साहब ने ट्वीट के अंदर जो इस्माइली कम्युनिटी है उनके प्रिंस करीम आगा खान साहब के हवाले से ताज़ियत की है, उनकी फैमिली से भी ताज़ियत की है। रूहानी रहनुमा है, उनका इंतकाल हो गया था और उन्होंने कहा जी उनका काम जो है वो बहुत ज़बरदस्त था, उन्होंने कई शोबों में बड़ी ज़बरदस्त खिदमत सर अंजाम दी हैं। पाकिस्तान के एक दोस्त के तौर पे इमरान खान साहब ने कहा, फिर बताया कि कैसे तालीम का शोबा हो, सेहत का शोबा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात हों। वैसे आप अगर जाएँ गिलगित बल्तिस्तान में या हमारे शुमाली इलाका जात में ऊपर चित्राल वगैरह में, तो आपको बेशुमार ऐसा काम नज़र आता है जिसका हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वहाँ पे कम्युनिटी के लिए जो काम किया है प्रिंस करीम आगा खान साहब ने, मरहूम ने, वो वाकई काबिल कदर है। बहुत काम किया उन्होंने वहाँ पे। इमरान खान साहब ने कहा कि दुख की इस घड़ी में इस्माइली बरादरी के हम साथ खड़े हैं। ये जनाब इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया। ये एक और ट्वीट है, अब ये तो जेल से नहीं हुई ना, ये तो बाहर से हुई है और वो इमरान खान साहब की टीम ने की है। नाज़रीन, जो काला कानून लाया गया पाकिस्तान में जिससे अब लोगों को पकड़ा जाएगा, जुल्म किया जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पहुँच गया, हाई कोर्ट्स के अंदर भी पहुँच गया है। सबसे पहले तो ऑर्डर आना चाहिए कि इसके ऊपर स्टे दिया जाए, क्योंकि सहाफ़ती तंजीमें भी चली गई हैं और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस मामले को उठा रही हैं, इसमें फ़रीक बन रही हैं। ये केस लगे तो सबसे पहले इसके ऊपर स्टे आना चाहिए कि ये काला कानून यहीं पे फ़ौरन रोक दिया जाए, ये जुल्म रोका जाए और उसके बाद देखा जाए कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ है। ये कैसे हो सकता है कि आप एक इदारा ऐसा बनाएं कि उस इदारे के अंदर ऐसे लोग हों जो ट्रेंड भी नहीं है और वो 24 घंटे में फ़ैसला करके किसी भी बंदे को जेल भेज दें और फिर वो बंदा अपील करे तो किसी अदालत में कर ही ना सके। वो अपील उसकी एक मखसूस ट्रिब्यूनल में लगे जो हुकूमत ने अपने बंदों का बनाया हुआ है। अब वो ट्रिब्यूनल उस केस को फिक्स करे, चाहे 6 महीने बाद करे, चाहे 3 महीने बाद करे। अब जब भी वो केस फिक्स होगा, अब ट्रिब्यूनल जो है वो हुकूमत का अपना बनाया हुआ रिटायर जज है और अपने बंदे हैं, तो वो जब दिल करेगा उस बंदे को वापस जेल भेज देंगे। यानी वो बंदा बाहर आ ही नहीं सकता जब तक हुकूमत नहीं चाहेगी। फिर आखिरी अपील रह जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब कोई गरीब आदमी पकड़ा गया तो बेचारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील कैसे करेगा? वहाँ तो पैसा लगता है, बड़े वकील लेने पड़ते हैं। तो ये जो जुल्म और जबर किया गया है, ये कानून नहीं है, लाकानूनियत का कानून पास किया गया है। तो इसके खिलाफ सारे गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, वैसे तो आईनी बेंच ही है, लेकिन उम्मीद है कि मामला ठीक हो जाएगा। अब जब लोग इस तरह से नफरत फैलाते हैं ना, या इस तरह का जुल्म और ज्यादती करते हैं, तो उसका नतीजा पता क्या निकलता है? उसका नतीजा निकलता है, मिसाल के तौर पर शेख मुजीब की रिहाइश को जला दिया वहाँ पर बांग्लादेश के शहरियों ने। हसीना वाजिद और शेख मुजीबुर रहमान, ये वही है ना हसीना वाजिद जो फौज को कंट्रोल करती थी, पुलिस को कंट्रोल करती थी, लोगों को गद्दार कहती थी, गद्दारियों के पर्चे करवाती थी, लोगों को जबरी तौर पे लापता करती थी, सहाफ़ियों को जो है वो जेलों में डाल देती थी, इस किस्म के काले कानून बनाती थी, नौजवानों को डंडे मारती थी, तालीमी इदारों के अंदर जो है वो अपना कंट्रोल रखती थी। हर चीज़ के ऊपर इसने स्याह और सफ़ेद पे कंट्रोल किया विद द हेल्प ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का। और इसका एक गठजोड़ था, जैसे आजकल पाकिस्तान में टिकटॉकर्स का और एस्टेब्लिशमेंट का एक गठजोड़ है ना,
जिस तरह आजकल पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का एक गठजोड़ है, मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट, इसी तरह वहाँ बांग्लादेश में ये हसीना वाजिद का सेम मॉडल था। लेकिन अब नफरत इतनी बढ़ गई है कि ये औरत जब वहाँ से फरार हुई बांग्लादेश से, तो अब बाहर जाके इसने बांग्लादेशी अवाम के खिलाफ जब स्टेटमेंट दिया तो अवाम ने गुस्से में आके इसका घर जला दिया, वो तस्वीर और यादगार भी जला दी, जिसका ताल्लुक शेख मुजीबुर रहमान से था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने, शेख मुजीब ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई थी। हालांकि शेख मुजीब तो इलेक्शन लड़ा था और इलेक्शन जीता था। बांग्लादेश तो अलग हुआ पाकिस्तान की गफलत और कोताही की वजह से। अगर हम वो हरकतें ना करते और हम अवाम के मैंडेट का एहतराम करते तो बांग्लादेश कभी भी अलग ना होता। नाज़रीन, और खबरें आपको देते हैं अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।